नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 9th का चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में लास्ट में दिए रहते हैं व्हाट यू हैव लर्नड करके। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज दिस सेल। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया सेल्स आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सेल को इंक्लोज कौन करता है? तो सेल्स बंधे हुए हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ है किसका बना है? लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट में कहा गया द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल का एक्टिव पार्ट है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन से ही जो मटेरियल होते हैं वो एंटर और एग्जिट करते हैं सेल से। ठीक है। बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ जो भी एक्सचेंज होता है, ये कह सकते हैं कोई भी मटेरियल का, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, वो कौन कराता है? तो वो कराता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही याद रखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो एक सेल वॉल होती है और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्वेश्चन में पूछा आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो आप कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इज लोकेटेड आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये भी बात आपको समझनी है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। ठीक है। Next, the presence of cell wall enables the plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब देखिए इसी सेल वॉल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे बैक्टीरिया के, फंजाई के, वो क्या कर सकते हैं? वो हाइपोटोनिक मीडिया में रह सकते हैं बिना बर्स्ट किए। ठीक है। तो बर्स्टिंग को प्रिवेंट कौन करता है? तो सेल वॉल प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग को। इस बात को आपको याद रखना है। न्यूक्लियस इन यूकेरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। देखिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपको पता होगा सेंटर में होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसकी बात हो रही है? यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है। अब यूकेरियोटिक सेल क्या होते हैं? तो जो फुल्ली डेवलप्ड सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड होता है उसकी बात हो रही है। तो न्यूक्लियस जो यूकेरियोटिक सेल में होते हैं इज सेपरेटेड फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अलग होते हैं। किस? थ्रू अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। तो ये जो सेपरेशन है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म से वो किसके थ्रू होता है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट कहा गया है द ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे तो ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एसईआर और दूसरा होता है आरईआर। ठीक है। एक एसईआर है, एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में बता देते हैं कि ये लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में, मतलब ये कह सकते हैं लिपिड्स को लिपिड्स में मदद करता है, लिपिड्स मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। लेकिन लिपिड्स में, फैट्स में देखा जाए और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो ये प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है या प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। यहाँ पे दिया गया है द ईआर फंक्शंस बोथ एज पासेज वे फॉर द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो देखिए दो काम कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला ये एक पासेज वे बना रहा है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी मटेरियल होते हैं तो उनके लिए एक पासेज बनाता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। ये कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेंबर बाउंड वेसिकल्स। तो गोल्गी apparatus क्या है? तो गोल्गी apparatus में स्टैक्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के। ठीक है। दैट फंक्शंस इन द स्टोरेज। अब देखिए इसका काम क्या है गोल्गी apparatus का? स्टोरेज मतलब स्टोर करना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेल। तो जो भी सेल में सब्सटेंस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका स्टोरेज, उनका मॉडिफिकेशन और उनका पैकेजिंग। ठीक है। तो ये काम किसका होता है? गोल्गी apparatus का होता है। गोल्गी apparatus को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स।
अब देखिए ज़्यादातर प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिड्स जो है ये कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल की अगर बात करी जाए तो प्लास्टिड्स होते हैं और ये प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब है कलरफुल प्लास्टिक या कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये मेनली रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट अगर देखेंगे तो इसी में एक इंटरनल आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लीव्स में, प्लांट की लीव्स में। और ये कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। तो क्रोमोप्लास्ट में ही एक और सब टाइप बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये और भी कई जगह पे होते हैं, जैसे फ्रूट में जो कलर आता है, फ्लावर्स में जो कलर आता है, ये सब किसकी वजह से आएगा, ये सब आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए हमने भी आपको बताया ऐसे क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उनको क्या कहा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा। और इसी से क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में दो कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है कि फोटोसिंथेसिस किस दो कंडीशन में हो सकता है। तो पहला इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरा सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कभी भी नहीं हो सकता, मतलब फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज। नेक्स्ट दिया गया है मोस्ट मैच्योर प्लांट्स सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देखिए प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो भी कैसा होता है, बड़ा होता है। दैट हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। और यही जो आपको दिखाई पड़ रहा है वैक्यूल जो है, बड़ा वैक्यूल है, वो क्या कर रहा है, टर्जिडिटी मेंटेन रखता है सेल की, एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट। और यही क्योंकि जगह स्पेस ज़्यादा है तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर रखता है और साथ ही साथ वेस्ट को भी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स मतलब जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या है, इनके बारे में बताया गया है कि इनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते, ठीक है। जैसे आप यूकैरियोटिक सेल की बात करी जाए, जैसे हम लोग के पास जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, वो वेल डिफाइंड, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उनमें अगर आप देखेंगे तो बाकायदा एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जैसे न्यूक्लियस में देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाएगा तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे उनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव अ वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनल्स। तो अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ बातें और करी गई हैं। देयर क्रोमोसोम्स आर ओनली हैव न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, उनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। एंड दे हैव वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनल्स। तो उनके पास एक राइबोसोम या कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स में, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपको पता होगा सेल का डिवीजन होता है, और जो सेल का डिवीजन होता है ये अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस के केस में अगर आप देखेंगे तो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये आपको याद रखना है। देयर आर 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ माइटोसिस। और मियोसिस के केस में अगर आप देखेंगे तो 4 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। माइटोसिस के केस में एक बात और आपको याद रखनी है, क्या, कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है। तो डॉटर्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या रहेगा, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। जो पेरेंट का है वही उतना ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर का होता है। लेकिन अगर मियोसिस में देखा जाए तो पेरेंट का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है डॉटर का उसका जस्ट हाफ हो जाता है,
ठीक है, तो हाफ इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है किसमें, इन केस ऑफ मियोसिस। तो आपको ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो सेल डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस का, इसमें आपको याद रखनी है। कौन सी पहली बात? पहली बात ये है कि 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के केस में, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मियोसिस में देखेंगे तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डॉटर्स में हाफ हो जाता है। ठीक है, तो सेल इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स। अब देखिए सेल डिवीजन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? सेल डिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डेड सेल हैं वो रिप्लेस होके नई सेल बन जाए, इसलिए सेल डिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर फॉर्मिंग गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन, और साथ ही साथ गैमीट का फॉर्मेशन हो रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। बाकी के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग बहुत जल्द लाते रहेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी चैप्टर के डिस्कशन के वीडियोज़ हैं वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।